तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग यहाँ पे खुद हैरान था कि सामने वाले बंदे जो कि इससे काफी पावरफुल थे, इनके पावर को ये फील कर सकता था, यानी उनको स्कैन कर सकता था और उन्हें पता भी नहीं चलता था। अब इसे लगता है क्योंकि 4 सालों तक ये अपने डिवाइन स्पेस में यानी ड्रीम स्पेस में लगातार कल्टीवेट कर रहा था और इसका पावर लेवल बढ़ा नहीं, तो शायद ये उसके जगह कुछ ऐसा हो रहा है। और फिलहाल अब ये सोचता है कि यार 4 साल मैंने ट्रेनिंग किया है, अब मुझे पावर लेवल छिपाने की कोई जरूरत नहीं। और वो जो अट्रैक्शन टेक्निक थी जो कि ड्रीम स्पेस में 5 गुना ज्यादा समय होता है, यानी ये 20 साल से ज्यादा ट्रेन कर चुका था, तो अलग ही लेवल पे जा चुका था। और फिलहाल ये सभी बच्चे यहाँ से ट्रांसमिट कर दिए जाते, सभी के सामने सेक्ट लीडर नजर आते हैं और ये कहते हैं कि जिनका भी पावर लेवल 5th लेयर या उससे ऊपर जा चुका है वो यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि 3 दिनों के बाद जो जुआन डाओ जोंग सेक्ट है वो आने वाला है। वांग लिंग यहाँ पे देखता है, पर फिलहाल इसे सन डाजू कहीं नजर नहीं आते और फिलहाल यहाँ से निकलने के बाद सन डाजू का जो गार्डन था उसकी तरफ बढ़ जाता है। अब फिर से यहाँ पर आने के बाद ये अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है और जो गेट पे सील था अब वो भी इसे रोक नहीं पा रहा था। डिवाइन सेंस से ये सन डाजू को फील कर लेता है। इवन सन डाजू भी इसके डिवाइन सेंस को फील नहीं कर पाता है। बड़ी बात तो ये थी, और वांग लिंग को अब ये लगता है ये जो डिवाइन सील लगा हुआ है आसपास इसे आराम से तोड़ सकता है, पर फिर भी ये बाहर से चिल्लाता है कि मास्टर आपका डिसाइपल वांग लिंग आया हुआ है। अब सन डाजू भी काफी क्यूरियस थे कि 4 साल में ये ट्रेस ये कितना सीखा, और फिलहाल इसे अंदर बुलाते हैं। इसे देखकर ये भी हैरान थे कि तुम 3rd लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। वांग लिंग हाँ में सर हिलाता है कि 4 सालों तक मैंने काफी कठिन परिश्रम किया है, और अब ये कहते भी हैं कि एक तरह से तुम अब मेरे ट्रू डिसाइपल बन चुके हो और अब तुम चाहो तो यहाँ पे आके रह सकते हो। 3 दिनों बाद जो कंपटीशन है तुम मेरे साथ चलना, बैटल्स को देखना, शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ नए तरीके हैं। और इस दौरान इससे अट्रैक्शन टेक्निक के बारे में पूछते हैं। वांग लिंग भी हाँ में सर हिलाता है और फिर भी एक्टिंग करता है कि मुझे कुछ चीजें थोड़ी उसमें अनफैमिलियर लगती हैं। सन डाजू भी यहाँ पर इसे थोड़ा ज्ञान देते हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो आता जाएगा, टेंशन मत लो। जैसे कि 3rd लेवल तक जाते जाते इंसान ड्राइव टेक्निक्स भी प्रैक्टिस कर सकता है, यानी स्वॉर्ड वगैरह को यूज कर सकता है। और क्योंकि इस कंपटीशन में तुम अच्छा नहीं कर सकते हो, बहुत पावरफुल लोग हैं, तो फिलहाल तुम ध्यान देना और एक काम करो, ये इसे एक टोकन देते हैं और कहते हैं कि बदले में एक स्वॉर्ड जाके वहां से ले लेना, ताकि एटलीस्ट तुम वहां पे उड़ के तो दिखा सको, मेरा नाम ना खराब हो। और फिलहाल ये जो टोकन था, एक और टोकन ये देते हैं कि इसके थ्रू तुम गार्डन में कभी भी आ सकते हो और जा सकते हो, तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी, बस मेरी चीजों को मत छूना। वांग लिंग हाँ में सही लाता है और फिलहाल ये यहाँ से एक स्वॉर्ड जो लेना था उसके लिए निकल जाता है। अब ये स्वॉर्ड पवेलियन पहुंचता है। बहुत पहले भी यहाँ पर ही आया था जब वो तीसरा राउंड का एग्जाम था और ये एकदम हल्के से फेल हो गया था। अब यहाँ पर एक बंदा था जो कि वांग लिंग से कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम अभी 3rd लेयर पे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे बस 4th लेयर या उससे ऊपर के बंदे आ सकते हैं। वांग लिंग कुछ बोलता नहीं और सन डाजू ने जो टोकन दिया था ये उसे दिखा देता है। ये बंदा जो था फैट डिसाइपल था। अब ये टोकन को देखकर इसके चेहरे पर एक स्माइल था, पर फिलहाल ये खुद को रोक लेता है और इसे याद आता है सन डाजू को ये एल्डर ब्रदर कहता था कि जब भी कंपटीशन होता है तो सन डाजू वो फ्लाइंग स्वॉर्ड वाली टेक्निक दिखा करके खुद को संतुष्ट करता है। वांग लिंग भी यहाँ पर समझ रहा था और फिलहाल ये बंदा वांग लिंग को रोकता नहीं है और कहते तुम अंदर जा सकते हो, और एक स्वॉर्ड के बारे में बताता है कि वो जो राइट में तुम्हें स्वॉर्ड दिख रहा है वो ज्यादा सही है। अब वांग लिंग आगे बढ़ता है और यहाँ पर जो स्वॉर्ड्स थे इनसे 5 मीटर की दूरी पे था और एक और फील करता है मानो जो इसे रोक रहा हो। अभी जो फैट मैन था ये अचानक से भूल गया था, एक्चुअली जब कोई बंदा एंटर करता है तो ये एक फॉर्मेशन है जिसे इसे बंद करना पड़ता है। अब ये वांग लिंग को बताना चाहता था, पर जब तक ये बताए वांग लिंग को देखकर ये हैरान था, क्योंकि वांग लिंग ये रुकता नहीं है फॉर्मेशन से, बल्कि आगे बढ़ते जाता है। 5 मीटर, 4 मीटर, 3, 2, 1। इस बंदे को विश्वास नहीं हो रहा था यार, एक बंदे 1 मीटर तक क्लोज कोई आज तक जा ही नहीं पाया है, ये बंदा कैसे जा सकता है? इधर वांग लिंग फील करता है कि यार यहाँ पर आने के बाद जो मेरे डिवाइन सेंस है थोड़ा उसका रेंज कम हो गया है। अब उस फैटमैन को भी लगता है शायद ये फॉर्मेशन ब्रोकन है, तभी ये बंदा एंटर कर गया होगा। अब ये भी आगे बढ़ने को देखता है और जैसे उस 5 मीटर के रेंज में पहुंचता है, एक खतरनाक फोर्स के कारण इसे काफी पीछे फेंक दिया जाता है और फिलहाल ये खून की उल्टी करने लगा था। इधर वांग लिंग को कुछ पता नहीं था, यहाँ पर इसे बहुत सारे तलवार दिखते हैं और इनमें से ये किसी एक को चुनने वाला था, और वांग लिंग भी उसी तलवार को देख रहा था जो कि इस फैटमैन ने बताया था, और इस स्वॉर्ड का नाम वेल्थ था। इसे 500 साल पहले किसी एल्डर ने बनाया था और वो काफी पावरफुल थे। हालांकि तलवार एक बार 2 बार कई बार टूट चुका था उनके मरने के बाद, लेकिन जिसके पास भी ये तलवार होता था वो इसे बनवा देता था। वांग लिंग इस तलवार को सेलेक्ट कर लेता है और कहता है कि यार देखो, मैं तो गरीब हूँ तो मैं तुम्हें बनवा नहीं पाऊंगा, तो मुझसे उतनी उम्मीदें मत करना, और फिलहाल इसको रखकर यहाँ से निकल जाता है। फैटमैन यहाँ पर फिलहाल इसे दिखाया जाता है जो कि अभी काफी नर्वस था
संडासु भी सॉरी वांगलिंग भी हैरान था कि ये फैट मैन इसे इतना रेस्पेक्ट क्यों दे रहा है। इसे क्या पता कि इसके पीछे क्या हुआ था अभी। फिलहाल वांगलिंग यहाँ पर संडासु से मिलने के लिए निकल जाता है। संडासु भी इस तलवार को देखकर चौंक जाते हैं और कुछ मन में सोचते हैं और बताते हैं कि मैंने भी जब इस तलवार को देखा था, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसे ले सकूं, पर क्योंकि तुमने ले लिया इसे तो इसका अच्छे से ध्यान रखना। 3 दिन बाद जो कंपटीशन है इसे लेकर वहाँ पे चलना और एल्डर्स को अपनी टेक्निक दिखाना। अब इस दौरान 3 दिन निकल जाते हैं। हैंगयू सेक्ट में लोग काफी चौकन्ने हो चुके थे और सामने में इन्हें माउंटेन की तरफ से एक ब्लैकिश और इधर आते हुए दिखती है। सभी को मालूम था डाउ सेक्ट वाले यहाँ पर फिलहाल आ रहे थे। अब उस सेक्ट का नाम काफी बड़ा है तो मैंने एक नया नाम दे दिया है डाउ सेक्ट। और ये लोग किसी बीस्ट पे बैठ के आ रहे थे जिसे कि हम सेंटीपीड कह सकते हैं। कुछ केचुए के समान का बीस्ट था पर दिखने में काफी बड़ा था। अब इस चीज को देखकर हैंगयू सेक्ट के जो एक एल्डर थे ये अपने स्वॉर्ड को लहराते हैं और इसमें एक ड्रैगन हो रहा थी। ये भी थोड़ा शो ऑफ कर रहे थे। दूसरी तरफ से सामने वाले सेक्ट के भी एल्डर बोलते हैं इनका नाम लेकर कि हुआन लोग कुछ चीजें हैं जो तुम लोगों ने हमसे चुराई थी, तो उम्मीद है कि इस बार जीतने के बाद तुम उसे लौटा दोगे और साथ में 200 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स दोगे कंपनसेशन के रूप में। और यहाँ से भी आ जाती कि फ्रेंड ओ यांग यानी डाउ सेक्ट का जो एल्डर था उसका नाम ओ यांग था कि हमने प्रॉमिस किया है तो हम जरूर देंगे, पर बदले में अगर तुम हार गए तो तुम्हें भी कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। जैसे कि जो स्पिरिट बीस्ट का टेक्निक है तुम्हें उसके बाद उसे यूज करना बंद कर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर फाइनली ये सेंटीपीड एरिना में पहुंच जाता है और बहुत सारे डिसाइपल्स यहाँ पर एक के बाद एक उतरने लगे थे। कुछ मेल्स भी थे कुछ फीमेल्स भी थी, यानी कि नर और मादा। और मानो डाउ सेक्ट वाले हैंगयू सेक्ट का मजा ले रहे हो कि यार ये लोग कितने वीक। खास करके इस डाउ सेक्ट की जो लड़कियां थी ये दिखने में काफी सुंदर थी और हैंगयू सेक्ट के जो नर थे इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, पर फिलहाल इनकी उतनी औकात नहीं थी। खास करके इनमें से जो एक लड़की थी वो पैदा ही हुई थी वाटर रूट्स के साथ, तो किसी को भी चार्म कर सकती थी, यानी कि अपनी तरफ मनमोहित कर सकती थी। इंसान जब पैदा होता है तो उसकी बॉडी में नेचुरली 5 एलिमेंट मिक्स होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि प्योर एक एलिमेंट से पैदा होते हैं। उनमें से ये लड़की थी। अब वो अनलोंग भी कहते हैं कि डाउ सेक्ट वालों 3 दिन आराम करो, उसके बाद हम कंपटीशन शुरू करें। अब यहाँ पर इनके आने के बाद कुछ पुरानी बातें भी निकलती, जैसे कि मिस्ट्री सेक्ट की कोई डिसाइपल थी जैसे कि किसी वू फैंग सेक्ट के लड़के ने प्रेग्नेंट कर दिया था और जब वो वापस आई तो बच्चे के साथ आई थी। फिर कुछ हेवन सेक्ट के मैटर्स निकलते हैं। वांगलिंग फिलहाल यहाँ पे खड़ा था और इन कहानियों को सुन रहा था। अभी जो डाउ सेक्ट था इनके इनर डिसाइपल्स के लीडर थी लियू में और इसी के पास वो चार्म वाली एबिलिटी थी और इस बात पे हैरान थी कि ये सभी को चार्म तो कर ले रही थी, पर वांगलिंग जो कि की कंडेंसेशन के बस 3rd लेयर में था उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी लोग इसे कोई नहीं देख रहा था, पर वो लड़की हैरान थी यार 3rd लेयर का बंदा मेरे चार्म को कैसे रजिस्ट कर सकता है। अब इधर डाउ सेक्ट के जो भी सीनियर्स आए थे एल्डर्स वगैरह वो काफी खुश थे हैंगयू सेक्ट के डिसाइपल्स को देखकर कि ये लोग तो काफी वीक हैं, इस बार तो हम श्योर शॉट फिर से जीतने वाले हैं। अब जो अपने हैंगयू सेक्ट के एल्डर थे हुआन लोंग उस लड़की को और उस लड़के को देख रहे थे जिनके बॉडी में प्योर वाटर स्पिरिट के रूट्स थे और सोचते हैं कि यार 500 साल पहले हमारा हैंगयू सेक्ट भी काफी पावरफुल था पर अब इतना नीचे गिर गया, मतलब इन लोग का लेवल काफी गिर चुका था। अब यहाँ पे जो हैंगयू सेक्ट के सीनियर थे एल्डर्स वगैरह ये वान जुओ को डाउ सेक्ट के डिसाइपल्स का ध्यान रखने के लिए सौंप देते और कहते अगर कोई इशू हो तो मुझे बताना। इधर वांगलिंग भी ये एकदम शांति से था और आसमान में देख रहा था। तभी अचानक से वो जो लड़की थी जाओ जो कि अभी भी की कंडेंसेशन के 3rd लेयर में थी ये वांगलिंग के करीब आती है और फिलहाल इसे कांग्रेचुलेट करती है कि आप भी 3rd लेयर में पहुंच चुके हो। फिलहाल इनकी बातें होती और जाओ बताती है कि 3rd लेयर में तो मैं बहुत पहले पहुंच गई थी, यानी 3 साल पहले, पर मेरा ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया क्योंकि मैं वो जो मॉर्टल टाइज है ना उन्हें कट ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे लिए मेरे मम्मी पापा ये जो फीलिंग्स है काफी स्ट्रांग है। वांगलिंग भी इसे समझाता है कि देखो कल्टीवेशन का जो रास्ता है ना वो काफी रुथलेस है और अगर आपको एडवांस करना है तो इसे आपको समझना ही पड़ेगा। वांगलिंग फिलहाल इसे समझा रहा था और जाओ अपनी सुंदर आंखों से इसे देख रही थी। अब ये भी कहती कि ब्रदर आप भी तो पीक पे पहुंच चुके हो, मेरे हिसाब से आप भी मुझे अब सरपास कर जाओगे। वांगलिंग भी कहता है यार मेरे लिए भी मॉर्टल टाइज काटना इतना आसान नहीं। अभी लड़की भी पूछती कि आप ऐसे कौन से मॉर्टल टाइज हैं जिन्हें काट नहीं सकते हो। वांगलिंग फिलहाल ये बातें इसे बताता नहीं है, अब पेरेंट्स के बारे में क्या ही बताएगा। वांगलिंग इसे भी कुछ बताने ही वाला था तभी वांग जुओ की आवाज आती और एक टेलिंग एविल इंटेंट के साथ इसकी तरफ देखता है और फिलहाल ये डाउ सेक्ट से भी बात करता है कि आपकी इस सेंटीपीड को शायद जानवर को खिलाना पड़ता है और मेरा भाई इसमें काफी अच्छा है, वैसे भी कल्टीवेशन में वो काफी खराब है तो ये जॉब मैं उसे दे देता हूँ। जुओ को भी काफी गुस्सा आता है पर ये करे भी तो करेगा। डाउ सेक्ट के भी लोगों को अच्छा नहीं लगता यार एक इंसान ये मारा भी जा सकता है, पर वांग जुओ कहता है अरे वो कर लेगा। और देखा भी जाए तो जितने भी डिसाइपल्स थे इनर डिसाइपल्स उसमें सबसे कमजोर वांगलिंग ही था।
जो कि अभी भी थर्ड लेयर में था। वांगलिंग भी फिलहाल इस 1000 फीट के सेंटीपीड को देखता है और फिलहाल वांगलिंग जंगल में से कई सारे बीस्ट वगैरह को पकड़ के इसे खिलाता भी। और उधर डाउ सेक्ट की एक लड़की भी कहती कि जूनियर ब्रदर, आपने जो बीस्ट लाए हैं ना, इस सेंटीपीड के लिए काफी कम है, आपको कुछ बड़े बड़े शिकार करने पड़ेंगे, खास करके वो वॉर्म वगैरह सेंटीपीड के फेवरेट होते हैं। अब यहाँ पर वांगलिंग के बजाय इसके सेक्ट वाले भी लेते हैं। सन डायो करके कोई था, पर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो सन हाउ या डाओ जो भी था, फिलहाल ये डाओ सेक्ट वालों को भी बता देता है कि वांगलिंग ये कैसे यहाँ पर डिसाइपल बना था। इधर फिलहाल सेंटीपीड ये अपने मुंह से एक आग से जैसे कुछ छोड़ता है और जो भी बीज थे इन्हें निकलते जाता है। एक तरह से इसमें पॉइजन भी मिक्स था और सामने वाला अगर इसके प्रभाव में आ जाए तो वो मर भी सकता है। पर वांगलिंग जब बचपन में था तो इसने कई सारे सेंटीपीड्स को पकड़ा था। हालांकि वो काफी छोटे थे, पर इसे मालूम था कि ये पहले से ही सावधान था और इनके पॉइजन से मेडिसिन भी बनाए जा सकते। खास करके इसके फादर की कोई एक इलनेस थी जिसे कि शायद इसी पॉइजन से ठीक किया जा सकता था। जब भी बारिश होता था तो इसके फादर काफी पेन में होते थे, तो इस सेंटीपीड का ही पॉइजन उनके ऊपर यूज किया जाता था। पर वो जो सेंटीपीड्स थे वो काफी कमजोर थे और वांगलिंग सोचता है अगर मुझे इसका पॉइजन मिल जाए तो शायद फादर हमेशा के लिए क्योर हो सकते हैं, यानी कि बीमारी को जड़ से निकाला जा सकता है। और वांगलिंग ये समझ चुका था कि पिल टावर में जाकर कुछ ऐसा निकाला जा सकता है। लंबा भी समय हो गया था, यानी 4 साल ये वांग हाओ से मिला नहीं, तो फिलहाल ये उससे मिलने के लिए चाहता है। वांगलिंग जब वांग हाओ से मिलता है तो अपने डिवाइन सेंस से इसे सेंस करके ये हैरान था और इसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था। वांग हाओ समझ जाता है कि मतलब तुम्हें पता चल गया। वांग हाओ की जो सांस भी थी अभी थोड़ी उखड़ उखड़ के चलती थी और वांग हाओ बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे मास्टर ने मुझे एक फाउंडेशन पिल दिया, पर साथ में उन्होंने मुझे एक कल्टीवेशन मेथड भी दिया। मुझे लगा क्या पता मैं उनका हेल्पर हूँ तो मेरी मदद कर रहे होंगे, पर मुझे बाद में पता चला ये जो मेथड था ये काफी खतरनाक था। इसमें बेसिकली बंदा अपने बॉडी को ही एक फर्नेस बना लेता है, यानी कि पिल के टाइप का। और अगर बंदा आकर कल्टीवेट कर लिया तो वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और नहीं कर पाया तो एक पिल बन जाएगा, यानी एक एक्सपेरिमेंट। और इसके पास शायद अब 1 साल से भी कम का समय था। वांगलिंग उस बुक को पढ़ता है और ये हैरान था। इसमें जो की कंडेंसेशन के मेथड्स थे जो इसने पढ़ा था उससे ये काफी अलग थे, यानी कि इस वाले मेथड में ये मेथड खुद में बॉडी को रिफाइन कर रहा था। हालांकि ये एक हाई रैंक का मेथड था और जो भी इसे प्रैक्टिस करता है 10 में से 2 लोग ही शायद इस मेथड को सरवाइव कर पाते हैं। और वांगलिंग भी कहता है यार तुम्हारा वो मास्टर यानी थर्ड एल्डर लू युनजी ये सच में काफी क्रूएल है। और वांग हाओ कहता है कि एक तरह से मेरा जो लाइफ है वो उसी के अंडर है, क्योंकि सेक्ट का यही रूल है कि जो भी हेल्पर होता है वो अपने मास्टर का एक तरह से स्लेव या जो भी कह लो। और ये बताता है कि मैं कई सारे पिल वगैरह खाता हूँ, लेकिन अब शायद 6 महीने मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बचे हुए हैं। और वांग हाओ कहता है अब तो मैं उम्मीद छोड़ चुका हूँ, क्योंकि जो लू युनजी है वो 6th लेवल पे और अपन मतलब तुम तो 3rd लेयर पे ही हो, तो मैंने वो उम्मीदें छोड़ दी। इस दौरान वांग हाओ कहता है कि आप मेरे पास आए हो तो क्या कुछ काम है, क्या आपको कुछ की गैदरिंग पिल्स चाहिए, मैं दे सकता हूँ। वांगलिंग को यहाँ पर खुद नहीं पता था कि कितना पावरफुल है, क्योंकि की कंडेंसेशन के 3rd लेयर में है, सामने वाला बंदा 6th लेयर में, तो हरा तो नहीं पाएगा, पर आपको आगे सरप्राइज मिलेगा। वांगलिंग इस समय दुनिया को समझ रहा था, इसका पावर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ा था, पर जो अंडरस्टैंडिंग थी वो काफी बढ़ चुकी थी कि कल्टीवेटर्स कैसे होते हैं, दुनिया कैसी है, मतलब स्ट्रॉन्ग हमेशा वीक को खाता ही है। अब वांग हाओ से मिलने के बाद वांगलिंग यहाँ से निकलता है, तभी इसकी नजर डाउ सेक्ट के डिसेबल जहाँ पर रुके हुए थे वहां पर पड़ती। यहाँ पर एक बंदा था जो कि अपनी तलवार के बारे में बता रहा था। इसका नाम था नून मनी स्वॉर्ड और ये बता था कि मैंने इसे काफी पैसे में खरीदा था, और इसका नाम था ली शान। और यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स इकट्ठा हो चुके थे और ली शान अपने तलवार के बेचने की बात कर रहा था और भी बहुत सारी चीजें। अब हेंग्यू सेक्ट का डिसाइपल था जाओ करके, जो कि फिलहाल 5th लेयर पे था और इस तलवार को खरीदने में ये इंटरेस्टेड था। ली शान काफी खुश था, पर तभी जाओ बताता है अरे ये तलवार मैं मेरे लिए नहीं खरीद रहा हूँ, बल्कि मेरी फैमिली के लिए। उनका पिग का बिजनेस है, तो पिग वगैरह को काटने में इन सब चीजों में वो यूज कर सकते हैं। लिसान को गुस्सा तो आता है, पर फिलहाल ये कुछ बोलता नहीं है और फिलहाल ये कुछ डार्क मेटल टाइप निकालता है और आगे फेंक देता है, जहाँ पर गंदी वाली स्मेल फैल जाती है और कोई भी उससे बच नहीं पा रहा था। इवन कई जो फीमेल डिसाइपल्स थी वो तो अपने नाक भी बंद कर लेती। इवन डिवाइन सेंसेस लोगों के कमजोर पड़ने लगते और वांगलिंग इसे देख रहा था। डाओ सेक्ट में लीशान सब इन्हीं सब चीजों के लिए जाना जाता था, यानी जो स्टिंकी बॉम्ब्स थे इसके पास ये काफी कारगर चीजें थी। और लीशान कहते हैं कि इसके बारे में क्या कहना है कि अगर तुम इसे एल्डर्स पे भी यूज कर दो तो वो लोग भी कुछ समय के लिए तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, मतलब तुम वहां से भाग सकते हो। तो स्टोरी को